नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के इस महान तांडव सीरीज में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो हमारा पद्य खंड है, अंतरा बुक जो हमारा उसका पद्य खंड का ऑल इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि जेक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 21 फरवरी को होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। इनमें हम जो पद्य खंड है वो 2 वीडियो में यानी 2 सेट में हम कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट है, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि इसमें जितने भी हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जेईई बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा, अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञे जी का जो पूरा नाम था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञे जी का क्या है, पूरा नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 हमारा, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? तो सागर और बूंद से जो है कवि का आशय देख ले, उत्तर जो है आसान भाषा में देख लेते हैं। तो सागर से कवि का आशय है समाज से, तथा बूंद से आशय है मनुष्य से। ठीक, कवि कहते हैं कि सागर जो है वो असमाज है, तथा जो बूंद है वो क्या है, एक मनुष्य है। अनगिनत बूंदों के कारण सागर का निर्माण होता है। यहाँ सागर क्या है, समाज है, और बूंद एक मनुष्य है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर प्रश्न नंबर, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक, ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है। ठीक ना, आ सकता है, बहुत ही अधिक चांस है। तो पहला प्रश्न है, देवसेना का गीत कविता में देवसेना की हार या निराशा का क्या कारण है, प्रकाश डालिए। ठीक, तो चलिए इसका उत्तर जो है आसान और सरल शब्दों में देख लेते हैं। उसका उत्तर देखते हैं। देवसेना की हार और दुखों का सबसे बड़ा कारण है उसका अधूरा प्यार और अकेलापन। ठीक ना, वह स्कंदगुप्त को सच्चे दिल से चाहती थी, लेकिन उस समय स्कंदगुप्त विजया को पसंद करता था। दुश्मनों के हमले में उनका भाई और उसका परिवार पूरा मारा गया, जिससे वह दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। देखिए, कहा जा रहा है कि देवसेना का हार और निराशा का सबसे बड़ा कारण क्या है, उसका अधूरा प्यार और अकेलापन। वह स्कंदगुप्त से क्या है, बहुत ही सच्चा प्यार करती थी, बहुत ही चाहती थी, लेकिन वो जो स्कंदगुप्त है वह विजया नामक एक थी, उससे प्रेम करता पसंद करता था। दुश्मनों के हमले से जो है उनका भाई, देवसेना का भाई और उसका पूरा परिवार मर गया, जिससे वह दुनिया में बिल्कुल क्या अकेली हो गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और मुसीबतों से लड़ते हुए बिताई। अंत में उसे महसूस हुआ कि उसने झूठी उम्मीदों में अपना पूरा जीवन दिया, इसलिए वह खुद को हारा हुआ मानती थी। और वह जो है पूरा जिंदगी क्या है, गरीबी और मुसीबत से बिताई। अंत में उसे महसूस हुआ कि वह क्या है, झूठी उम्मीदों जो है, झूठे उम्मीद जो है अपना पूरा जीवन क्या है बिता दिए झूठी उम्मीदों में। ठीक ना, कि इसको गुप्स को अपनाएंगे, इसलिए वह खुद को हारा हुआ मानती थी। अगले प्रश्न नंबर 2 मोस्ट VVI प्रश्न है, लिख लीजिए, आने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो कवि ने जो है आशा को बावली क्यों कहा है, इसका भी आंसर जो है हम सरल और आसान शब्दों में देख लेते हैं। कवि ने जो है आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि यह इंसान को झूठे सपने दिखाती है। कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि क्या, आशा जो है क्या, इंसान को झूठे सपने दिखाती है और भ्रम में रखती है। आशा के सहारे इंसान मुश्किल समय तो काट लेता है, लेकिन अक्सर किसी चीज को पाने की उम्मीद में वो अपना सब कुछ गवा देता है। और कवि कह रहा है कि आशा के सहारे जो इंसान मुश्किल समय जो है वो काट तो लेता है, लेकिन अक्सर जो है किसी चीज को पाने के लिए इंसान वो क्या करता है, अपना जो पूरा सब कुछ गवा देता है। आगे आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि देवसेना ने भी स्कंदगुप्त के प्रेम के उम्मीद में अपनी पूरी जो जवानी और खुशियां खो दी थी। और स्कंदगुप्त ने भी क्या किया था, देवसेना ने भी स्कंदगुप्त के प्रेम में क्या हो, प्रेम के उम्मीद में अपना पूरा जवानी और जो खुशी था वो खो दिया। आशा बहुत चंचल होती है, तो कभी-कभी एक जगह नहीं टिकती, इसलिए कवि ने इसे बावली कहा। और क्या बोला कि कवि ने बोला आशा जो है वो बहुत ही चंचल होती है और कभी भी एक जगह वह नहीं टिकती है, इसलिए कवि ने इसे बावली कहा। अगले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक ना,
कि देवसेना ने स्वयं को ब्रह्मवश वेदना पाने वाले क्यों कहा, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर जो है हम आसान और इजी लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। देवसेना ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने अपनी पूरी जवानी इस भ्रम में यानी गलत फहमी में बिता दी कि स्कंदगुप्त उससे प्रेम करता है, ठीक है। देवसेना जो है इसलिए कहा क्योंकि देवसेना को लगा कि इस भ्रम में उसने जो है पूरा जिंदगी बिता दिया कि स्कंदगुप्त क्या करता है, उससे प्रेम करता है, उसे अपना उसे अपनाने लगा। इसी झूठी उम्मीद से उन्हें अपनी सारी खुशियां और कुर्बान कर दिया। और देवसेना ने क्या इसी झूठी उम्मीद के साथ जो है सारी खुशियां क्या है और सपने को क्या कुर्बान कर दिया। अंत में जब उसे कुछ हासिल नहीं हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसने भ्रम में जीकर सिर्फ दर्द यानी वेदना कमाया है। उसने प्यार को चाहते चाहते में अपना सब कुछ लुटा दिया जिससे उसे अब पछतावा हो रहा है। देखिए बोल रहा है कि अंत में जो है वह कुछ हासिल नहीं हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसने भ्रम में जीकर क्या हुआ दर्द यानी वेदना कमाया है। उसने प्यार की चाहत में अपना सब कुछ लुटा दिया जिससे उसे अब पछतावा हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ये बोल रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, 100% आने वाला है जैक बोर्ड एग्जाम 2026 में, ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद इसलिए आई क्योंकि उनकी बेटी सरोज शादी के जोड़े में बिल्कुल अपनी माँ जैसे लग रही थी। क्या शादी के जोड़े में थे वो क्या बिल्कुल अपनी माँ जैसे लग रही थी। सरोज के रूप रंग कवि को अपनी पत्नी की झलक दिखा दी और सरोज के जो रूप रंग में क्या है अपनी पत्नी को झलक दिखाई दी। साथ ही बेटी की शादी जैसे शुभ मौके पर माँ का पास ना होना कवि को बहुत खल रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बहुत याद है इन्हें। देखिए कवि बोल रहा है कि जो सरोज का रूप रंग था वो उनकी माँ के और उनको जो पत्नी थी कवि का उनके झलक जैसे दिखाई दिया और साथ ही बेटी की शादी जैसे शुभ मौके पर उसकी माँ पास न होने की बहुत खलल रहा था, इसलिए उन्हें क्या हुआ अपनी पत्नी की बहुत ही याद आई। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि कवि ने अपना पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई, ठीक है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पुत्री का तर्पण कैसे किया? चलिए इसका आंसर भी आसान और सरल शब्दों में देते हैं, ठीक। कवि निराला जी ने अपनी बेटी सरोज का तर्पण पारंपरिक तरीके से नहीं किया यानी पानी या पैसे से नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन भर के सारे कुछ कर्मों को अपनी बेटी को सौंप दिया। कवि चाहते थे कि उनके अच्छे कर्मों का फल उनकी बेटी की आत्मा को मिले ताकि उससे शांति मिल सके। यह एक पिता का अपनी बेटी के ये सबसे बड़ा और अनोखा दान था। देखिए निराला जी ने अपनी बेटी सरोज का तर्पण पारंपरिक जो तरीका होता है उससे नहीं किया था। उन्होंने अपने जीवन भर के सारे कर्म पुण्य जो था अपनी बेटी को सौंप दिया। कवि चाहते कि थे कि उनके जो अच्छे कर्म का फल है उनकी बेटी की आत्मा को मिले ताकि उसे शांति मिल सके। यह पिता का एक अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा अनोखा दान था। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है ठग ठाकुरों से कवि का क्या संकेत है, किसकी ओर संकेत है, ठीक है। तो चलिए इसका भी उत्तर जो है हम आसान और सरल शब्दों में बताते हैं। तो ठग ठाकुरों से कवि का इशारा समाज के धोखेबाज और ताकतवर लोगों के तरफ है जो आम जनता को लूटते हैं। इसमें भ्रष्ट नेता, अमीर जो अमीर जमींदार है, मालिक है और ढोंगी धर्मगुरु शामिल है, ठीक ना। ये लोग अपनी सत्ता और पैसों के दम पर गरीबों का शोषण करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। देखिए ठग ठाकुरों से कवि के जो संकेत था वो धोखेबाज और ताकतवर लोगों से है जो कि जनता को क्या करता है आम जनता को लूटता है, जैसे कि भ्रष्ट नेता हो गया, अमीर जमींदार हो गया, मालिक हो गया और ढोंगी जो धर्म गुरु है। अगले प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? सरोज का जो विवाह था वो अन्य विवाह से किस प्रकार भिन्न था? तो चलिए इसका भी आंसर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना। तो सरोज का विवाह जो अन्य विवाह से बिल्कुल अलग और सादा भरा था।
इस शादी में ना तो कोई रिश्तेदार बुलाए गए थे और ना ही कोई गाना बजाया या शोर शराबा हुआ था। यहाँ तक कि शादी के देखिए सरोज का विवाह क्या है, अन्य विवाह से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसमें पूरा सादा तरीके से बिल्कुल अलग था। ठीक ना? इस शादी में ना तो कोई रिश्तेदार को बुलाया गया था और ना ही कोई गाना बजाया जा रहा था, नहीं शोर शराबा हो रहा था। यहाँ तक कि शादी के पारंपरिक गीत भी नहीं गाए गए थे। यह विवाह पूरी तरह शांत माहौल में हुआ, और यह विवाह क्या है, पूरी शांत माहौल में हुआ था। माँ के ना होने के कारण पिता निराला जी ने ही क्या, माँ की और बाप दोनों की फर्ज निभाई और बिना किसी दिखावे के नई पद्धति से विवाह संपन्न किया। और देखिए, माँ के ना होने के कारण जो है, पिता ने ही अपना माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया और बिना किसी दिखावे के नई पद्धति से उन्होंने शादी को संपन्न किया, विवाह को संपन्न किया। अगले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? गीत और मोती की जो सार्थकता है वो किससे जुड़ी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक ना? देखते आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका भी उत्तर जो है आसान भाषा में देखते हैं। गीत और मोती का जो महत्व है तभी है जब वे दुनिया के सामने आए, ठीक ना? गीत गीत का असली मतलब तभी है जब उसे गाया जाए और सुना जाए, ठीक ना? बोल रहा है कि गीत का जो असली मतलब है वो तभी है जबकि जब कोई गीत को गाया जाए और किसी कोई और कोई सुना जाए। अगर गीत गाया नहीं जाएगा तो वह बेकार है, और समाज के सुनने पर ही गीत क्या सार्थक यानी सफल होता है। वहीं बात करें मोती की, तो मोती की कीमत तभी है जब गोताखोर उसे समुद्र की गहराई से बाहर निकाल लाए, और समुद्र के अंदर छिपे रहने पर मोती का कोई महत्व नहीं होता। देखिए, बोल रहा है मोती का कीमत तभी है जबकि गोताखोर उसे समुद्र की गहराई से उसे बाहर निकाल लाए, और जबकि वो समुद्र के अंदर छिपा रहने पर क्या मोती का कोई महत्व नहीं है। जब वह बाहर आता है तभी उसका क्या हुआ असली कीमत का पता चलता है। आई होप इस दोनों से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना? अगले प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल्य भाव लिखिए। ठीक है, क्षण को जो है उजागर करते हुए कविता का मूल्य भाव लिखने बोला है। तो चलिए इसका भी उत्तर जो हम आसान और सरल शब्दों में बोलते हैं, लेकिन हमको लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ठीक ना? आ सकता है। इस कविता का मूल भाव यह है कि जीवन में समय की लंबाई नहीं बल्कि उसका महत्व मायने रखता है। कवि बोलता है, इस कविता के अनुसार जो है मूल भाव यह है कि जीवन में जो है समय की लंबाई नहीं बल्कि उसका क्या समय का महत्व मायने रखता है। देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा, जब एक बूंद समुद्र से अलग होता है तो वह सूरज की किरणों में चमककर सोने जैसी सुनहरी हो जाती है। भले ही वह बूंद एक क्षण पल बाद मिट जाए, लेकिन उस एक पल में वह अपना अलग अस्तित्व और चमक पा लेती है। देखिए, बोला जा रहा है कि देखिए जब समुद्र से एक एक जो बूंद पानी छलकता है तो उसको क्या है, जब किरण पड़ता है उसका सूरज का, तो वो कैसे सोने जैसा सुनहरा हो जाता है। भले वो एक ही क्षण के लिए, लेकिन एक पल के बाद वो क्या अपना अस्तित्व और चमक पा लेता है, लेकिन एक ही पल के लिए, एक ही क्षण के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, दिन खत्म हो जाता है। इसी तरह इंसान का जीवन छोटा हो सकता है, लेकिन अगर वह उस छोटे से जीवन में भी कुछ महान काम कर जाए तो उसका जीवन क्या सार्थक और अमर हो जाता है। इसे मौत से डरने के लिए बजाय हर पल को खास बनाना चाहिए, और हमें मौत से डरने के बजाय क्या हर पल को खास बनाना चाहिए। बोल रहा है कि इसी तरह जो है क्या कि इंसान का जीवन क्या छोटा हो सकता है, लेकिन क्या अगर वह छोटे से जीवन में कुछ महान काम, बहुत ही अच्छा काम कर दे, तो उसका जीवन क्या सार्थक हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत के किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो कार्नेलिया गीत कविता में जो है प्रसाद जी ने जो है भारत की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहला है हमारा, भारत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है। दूसरा है, यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है। मतलब जो भी बाहर से आता है तो यहाँ पे भारत के लोग रख लेते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और अद्वितीय है भारत का।
अगला है, यहाँ के लोग दया, करुणा और सहानुभूति भावनाओं से भरे हुए हैं। यहाँ के लोगों में क्या है? दया है, करुणा है। और जो 5वां पॉइंट हम भारत की संस्कृति क्या है? महान है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीबीआई है। दोनों प्रश्न में एक भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सबको लिख देना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है कि कविता के आधार पर बनारस में बसंत के आगमन और उसके प्रभाव का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए, अथवा बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है शहर पर। ये दोनों क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आए आपको लिख देना है सिर्फ ये आंसर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन देखिए 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, बहुत ही आसान और सरल शब्दों। बनारस में बसंत का आगमन अचानक होता है, ठीक ना। हल्का हल्का लहरदार हवा के साथ शहर में वसंत का एहसास होने लगता है। घाटों पर फिर से हलचल दिखाई देती है। लोग खुश और ताजगी भरे लगते हैं। नदियां भी उससे जैसे धीमे स्वर में गाने लगती है। घाट का आखिरी पत्थर भी पहले से नरम और जीवंती लगती है। देखिए, बनारस में जो है बसंत का आगमन बहुत ही क्या होता है? अचानक होता है और हल्की हल्की लहरदार हवा के साथ शहर में बसंत का एहसास होने लगता है। घाट पर फिर से क्या हलचल दिखाई देने लगती है। लोग जो है खुश और ताजगी भरे लगते हैं। नदियाँ जैसे धीमे-धीमे स्वर में गाने लगती है। घाट का आखिरी पत्थर भी क्या होता है? पहले से मुलायम होने लगती है। अगला पॉइंट है हमारा कि बसंत आने पर शहर में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। रेल की सीटियाँ घाटों पर आने वाले लोगों और सीढ़ियों पर बैठे बतखों की आंखों में भी क्या खुशी दिखाई देती है। विद्यार्थियों की खाली कटोरियां भी भरने लगती है, जिससे उनके जीवन में आशा और सुख आ जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि इस तरह बसंत का आगमन पूरे बनारस में नई ऊर्जा और नई उत्साह और नई चमक भर देता है। आई होप आप सबको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इससे पहले हम हिस्ट्री का एक सेट, ज्योग्राफी का एक सेट हम अपलोड कर दिए हैं। आप सब नहीं देखे तो जाके उसको देख लें, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।